क्यों बेटा ऐसा क्या है 3 बजे? पता नहीं, हो सकता है क्वेश्चन हम कल भी कर लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा भाई, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, हमने कहा नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैसे अप्लाई होती है एट WDV एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑन फुल ईयर बेसिस। ये देखेंगे एसेट कब हुआ है कमीशन फॉर यूज। Refer table for rates not allowed in the year of disposal. If asset is commissioned for use on or after 1st July 2020, apply 50% of the rates in first year and in the year of disposal. पता है बात है हमें? Initial allowance होता है 25%. Later of assets placed in service in Pakistan or commercial production commences. Exceptions क्या हैं? एक इन पर इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता, बिल्डिंग्स पर नहीं मिलता, फर्नीचर एंड फिक्सचर पे नहीं मिलता, व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर पे नहीं मिलता, प्लांट एंड मशीनरी यूज प्रीवियसली इन पाकिस्तान पे नहीं मिलता, और एसेट्स अलाउड एज टैक्स एक्सपेंस पे भी। एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन टू अल्टरनेट एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, थ्योरेटिकली है, पॉइंट इंपॉर्टेंट, 90% मिल जाता है इनिशियल अलाउंस की जगह। Normal tax depreciation and initial allowance will be calculated even in the period of tax exemption. इसकी भी कोई खास प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर तो एग्जेम्पशन चल रही है तो भी ये कैलकुलेशन तो बैक एंड पर चल ही रही होगी। डेप्रिशिएबल एसेट जिसकी यूजफुल लाइफ, अगला कॉलम, नेक्स्ट कॉलम, डेप्रिशिएबल एसेट यूजफुल लाइफ ग्रेटर देन 1 ईयर, वियर एंड टियर, बिजनेस पर्पस। सर डेप्रिसिएशन क्यों होती है? क्योंकि एसेट की वियर एंड टियर हो रही होती है और बिजनेस में वो इस्तेमाल हो रहा होता है। इंक्लूड्स स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे निकलती है? कंसीडरेशन गिवन, एक्सपेंसेस इन एक्वायरिंग एंड डिस्पोजल वो भी ऐड होते हैं, अमाउंट पेड टू ब्रिंग इनटू ऑपरेशनल लोकेशन, और साथ में अगर तो एसेट को इंटरनली कंस्ट्रक्ट किया है तो कॉस्ट भी और ओवरहेड्स भी ऐड होंगे। परचेज ऑफ एसेट थ्रू बैंकिंग चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परचेज ऑफ एसेट थ्रू बैंकिंग चैनल, हमें पता है इमूवेबल प्रॉपर्टी है और अगर उसकी वैल्यू 5 मिलियन से ज्यादा है तो बैंकिंग चैनल से परचेज करना है। अदर एसेट्स हैं 1 मिलियन से ज्यादा, बैंकिंग चैनल से परचेज करना है। अगर ना किया, इफ नॉट परचेज थ्रू बैंकिंग चैनल, नो डेप्रिसिएशन अलाउ भी नहीं, डेप्रिसिएशन भी अलाउ नहीं होगी, एंड कॉस्ट 0 फॉर गेन ऑन डिस्पोजल। अच्छा भाई, अगर तो पार्शियल यूज फॉर बिजनेस है तो क्या करें? पार्शियल यूज फॉर बिजनेस है तो सर नॉर्मल टैक्स डेप्रिसिएशन को प्रोपोर्शनेट कर दें, इनिशियल अलाउंस को फुली अलाउ कर दो, कोई मसला नहीं है। डिस्पोजल, डिस्पोजल सर डिस्पोजल का वर्ड सिर्फ ये नहीं है कि हमने सेल कर दिया तो वो डिस्पोज हो गया। अच्छा, डिस्पोजल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने सेल कर दिया तो डिस्पोज हो गया। डिस्पोज, सोल्ड, एक्सचेंज, ट्रांसफर्ड, कैंसिल्ड, डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट, एक्सपायर्ड, सबके सब डिस्पोजल की कॉनोटेशन में आता है। ट्रांसफर टू एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें पता है डिस्पोजल एट एफएमवी होता है। अगर कोई एसेट बिजनेस एसेट है और मैं उसको पर्सनल यूज में ले आऊं, बिजनेस का एसेट, बिजनेस का एसी है, मैं घर लेके चला गया, तो ये हो गया डिस्पोजल ऑन पार्ट ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। और अगर मेरा पर्सनल एसेट है, मैं बिजनेस में लेकर आ जाऊं, एक्विजिशन, एक्विजिशन एट एफएमवी, एक्विजिशन एट एफएमवी। कंसिडरेशन और लॉस ऑन डिस्पोजल, सॉरी गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, कैसे निकलता है गेन और लॉस? कंसिडरेशन रिसीव्ड लेस tax WDV. WDV increased by the amount of tax depreciation disallowed for non-business use. और हमने देखा कि लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने इसी चीज को टेस्ट कर लिया, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, सब्सिडी मिली है, तो क्या करेंगे? एसेट की कॉस्ट में से लेस कर लेंगे। और अगर ऐसा है कि एसेट हमने एक्वायर किया है और कोई फॉरेन करेंसी लायबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ इट जनरेट हुई है, तो क्या करेंगे भाई? बिल्कुल ठीक बात बेटा, अगर फायदा हो गया तो लेस करेंगे, और अगर एडवर्स मूवमेंट है एक्सचेंज रेट के अंदर तो ऐड कर देंगे कॉस्ट या WDV में। तो देखो लिख भी दिया, add/less in case of adverse/favorable movement from WDV या cost of asset. Application of business use, application of business asset to personal use, तो हमने कहा ये होगा disposal at FMV, और application of personal asset to business use ये होगा acquisition at FMV। अगर एसेट एक्वायर हुआ है इन एक्सचेंज ऑफ एनी इन्वेंट्री या सेल आइटम तो क्या होगा? तो हमने कहा फिर कॉस्ट ऑफ, ये वही वाली बात है, कौन सी वाली बात है बोलो? वही वाली बात है ये।
where an acquisition of an asset is the derivation of an amount chargeable to tax, the cost of asset will be the consideration paid and the amount which is so taxed. ये वाली लॉ याद आ रहा है, लिखा हुआ जो था उसी को मैंने चुनना मुन्ना सही करके लिख दिया है। इसको देख के धोखे में मत आना, लॉ वही है, लॉ चेंज नहीं हुआ है, ये मैंने बिल्कुल मुख्तसर करके लिख दिया है। ये याद कर लें, हरामखोरी की इंतहा को पहुंच जाएं हम। Asset is acquired in exchange of inventory a sale item, तो हमने कहा कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे निकलेगी, सेल अमाउंट प्लस अमाउंट पेड, एंट्री बना के दिखाई दी ना मैंने। कार्स की मैक्सिमम अलाउबल कॉस्ट कितनी होती है 25 लाख, सेल प्रोसीड, और अगर सेल हो जाएगी तो क्या करेंगे, हमने कहा सर सेल हो जाएगी तो सेल प्रोसीड को भी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करेंगे। कंसीडरेशन रिसीव्ड, कंसीडरेशन रिसीव्ड की डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट डब्बा है। एक्चुअल प्रोसीड्स और एफएमवी व्हिचएवर इज हायर, कंसीडरेशन इन काइंड है तो एफएमवी, नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है एफएमवी, एसेट लॉस्ट डिस्ट्रॉयड कंपनसेशन, इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट, लीज एसेट है तो फिर एक्वायर हो रहा है रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, और परचेजर के लिए रेजिडुअल वैल्यू, ये बार्गेन परचेज ऑप्शन उसकी परचेज प्राइस हो जाएगी, और सेलर के लिए वो उसकी सेल प्रोसीड्स हो जाएगी। और ये दो केसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले केसेस हैं, एक्सपोर्ट ऑफ एसेट आफ्टर यूज इन, कहां चला गया, एक्सपोर्ट ऑफ एसेट आफ्टर यूज इन पाकिस्तान। अगर ऐसा है कि एसेट एक्सपोर्ट हो रहा है आफ्टर यूज इन पाकिस्तान, तो कंसीडरेशन इस रिसीव्ड की जगह क्या ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट ले लेंगे, ब्रैकेट में लिख दिया सीआर की जगह कॉस्ट लेंगे आपकी आसानी के लिए। डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोज हो रही है, ये कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये वो है जो बिजनेस की इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो डेप्रिशिएबल एसेट है। बिल्डिंग की बात हो रही है, बिल्डिंग है, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट है, ठीक है। एक सवाल में स्टूडियो की बात हो रही है, तो वो स्टूडियो भी नॉन करंट एसेट है, बिल्डिंग है, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट है, ठीक है। लैंड की बात नहीं हो रही है, लैंड की बात नहीं हो रही है, लैंड की बात नहीं हो रही है, ये बातें याद रखने की हैं सारी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का इस डिस्पोजल है और वो बिजनेस एसेट है और वो डेप्रिशिएबल एसेट है यानी कि बिल्डिंग, तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू कंसीडरेशन रिसीव्ड, कॉस्ट की जगह क्या ले लेंगे, कंसीडरेशन रिसीव्ड ले लेंगे। क्या बेटा, हाँ नीचे लिखा हुआ है ना बेटा, पढ़ रहे, ओनली वेयर, लेकिन सिर्फ कब, जब सीआर इज ग्रेटर देन कॉस्ट। क्लियर है, इतनी जल्दी बिजनेस इनकम देखो आसान है, तुम लोग ऐसी फजूल में मुश्किल समझते हो इसको। इंटेंजिबल भूल गया मैं, आखिरी कॉलम इंटेंजिबल एसेट्स, डेफिनेशन डॉट 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 का मतलब है कि वो बाकी तब तो तुमको याद ही होगा। एनी एक्सपेंस, असल बात जो है वो मैंने लिख दी है, एनी एक्सपेंस प्रोवाइडिंग एडवांटेज ऑफ मोर देन 1 ईयर। भैया मिसाल के तौर पर मैं इसमें लिखूं ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, वो तो तुम्हें पता ही है ना, जो भूल जाते हो वो क्या भूल जाते हो, वो ये भूल जाते हो, एनी एक्सपेंस प्रोवाइडिंग बेनिफिट ऑफ मोर देन 1 ईयर। अमोर्टाइजेशन, भाई समरी है ना यार, इसको देख के तुम्हें टेंशन ना हो, अगर मैं वही सब चीजें इसमें लिख दूंगा तो वही टेंशन होगी। पेपर में यही लिखूंगा सर, डॉट 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 एग्जामिनर नोज वेल प्लस एनी एक्सपेंडिचर प्रोवाइडिंग बेनिफिट ऑफ मोर देन 1 ईयर। एग्जामिनर भी ये लिखेगा डॉट 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 मार्क्स अननोन। एमोर्टाइजेशन कैसे निकलेगी, कॉस्ट अपॉन यूजफुल लाइफ, ठीक है भाई। वेयर यूजफुल लाइफ इज अनअसर्टेनेबल, तो क्या लेंगे 25। allowed proportionately based on number of days available for use, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। amortization is not allowed in the year of disposal, और gain loss कैसे निकलता है ये तो हमें पता ही है, CR minus tax WDV। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, ये क्या होते हैं सर, ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन होते हैं, कॉस्ट ऑफ फिजिबिलिटी, प्रोटोटाइप, ट्रायल प्रोडक्शन एटसेट्रा। नॉट इंक्लूड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर कोई फिक्स एसेट अक्वायर किया है तो ऑब्वियस सी बात है उसको तो तुम एक्सपेंस आउट नहीं करोगे, उसको तो वैसे ही कैपिटलाइज करोगे। amortization on 20% on straight line basis, और हमने कहा कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी पेज, बैड डेट्स। बैड डेट्स, एडमिसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स, सर बैड डेट्स कब अलाउ होते हैं,
बेड डेट्स कब अलाउ होते हैं? सर बेड डेट्स तब अलाउ होते हैं जब अकाउंट्स में रिटन ऑफ होते हैं, राइट ऑफ होते हैं, इंक्लूडेड इन टैक्सेबल बिजनेस इनकम, रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ इररिकवरेबिलिटी, पक्का पता हो कि ये रिकवरेबल है। और हमने कहा कि अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी लेंड, अगर बैंक्स हैं तो बैंक्स के लिए फिर बिजनेस इनकम में जाना शर्त नहीं है, बैंक्स का तो जो नॉर्मल लोन होता है उसका भी राइट ऑफ होगा तो उसको एक्सपेंस अलाउ होगा। लेकिन हमारे लिए बैड डेट का एक्सपेंस सिर्फ कब अलाउ होगा? जब वो कैसे पैदा हुआ हो? पीएनएल के थ्रू पैदा हुआ हो, पीएनएल के थ्रू, कोई भी रिसीवेबल जो पीएनएल के थ्रू पैदा हुआ हो। यानी कि सर अगर तो मैंने एम्प्लॉय को लोन दे दिया तो क्या एम्प्लॉय को दिया हुआ लोन मेरा रिसीवेबल है रिसीवेबल? नो, रिसीवेबल तो है ना, रिसीवेबल तो है, लेकिन वो रिसीवेबल पीएनएल के थ्रू पैदा नहीं हुआ। एम्प्लॉय लोन डेबिट, कैश बैंक क्रेडिट। लेकिन जो कस्टमर का रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल है, वो कैसे पैदा होता है? डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट, पीएनएल के थ्रू पैदा हुआ। यानी कि जब ये रिसीवेबल जनरेट हुआ तो पीएनएल क्रेडिट हुआ मेरा, हुआ। हमने कहा टैक्स वाला कह रहा है इसका बैड डेट दूंगा मैं। क्या बात समझ आती है? रिकवरी ऑफ बैड डेट, और अगर रिकवरी हो जाएगी, टैक्स वाले ने बैड डेट अलाउ कर दिया और फिर वो बैड डेट रिकवर हो गया तो क्या करेंगे? टैक्स कर देंगे भाई, टैक्स करेंगे, क्यों नहीं करेंगे टैक्स। अमाउंट अलाउड अर्लियर टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर पार्शियल रिकवरी हो जाती है, पार्शियल रिकवरी हो जाती है, अमाउंट रिसीव्ड is greater than bad debt disallowed, excess amount is taxable, and amount received is less than bad debt disallowed, shortfall will be allowed as deduction। अब मैं इसको थोड़ा सा फिर से रिकैप कर देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग तो भूल जाते हैं। हमने ये देखा था मिसाल के तौर पर, सर बैड डेट अकाउंटिंग वर्ल्ड और टैक्स वर्ल्ड, हमने ये देखा था कि बैड डेट जो टैक्स वाला डिसअलाउ भी करता है, ये टेम्पररी डिस्प्यूट होता है, टेम्पररी डिस्प्यूट होता है। हो सकता है अकाउंटिंग की दुनिया में मैं ये कहूं कि मेरा बैड डेट है एक्स अमाउंट, और टैक्स वाला कहे नहीं नहीं आपका एक्स अमाउंट नहीं है, वाई अमाउंट है। ये डिस्प्यूट टेम्पररी तो हो सकता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। कैसे? मिसाल के तौर पर 2021 था, अकाउंटिंग बुक्स में मैंने कहा मेरा बैड डेट है 6 लाख रुपए। टैक्स वाले ने कहा टोपिया ना कराओ, तुम्हें टैक्स ना देना पड़े इसलिए तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा इतना नहीं है बैड डेट, तुम्हारा बैड डेट है 2 लाख रुपए। बाकी के 4 लाख कोई बैड डेट नहीं, तुम टोपी करा रहे हो, रिकवरेबल हो जाएगा, तुम जानबूझ के जो है ना एक्सपेंस को ओवर स्टेट कर रहे हो। चलो ठीक है सर, बात मान लेते हैं, क्योंकि देखो अगर बैड डेट होगा, बैड डेट पता चलेगा, बैड डेट मटेरियलाइज होगा तो पता लग ही जाएगा ना। तो मिसाल के तौर पर अगर पैसे नहीं मिल रहे, बंदा मर गया, तो अब तो पता लगेगा ही ना कि नहीं मिल रहे, फिर तो टैक्स वाले को मानना पड़ेगा ना। टैक्स वाला अभी कह रहा है तुम तो भी ड्रामे कर रहे हो, लेकिन अगर अगले साल हम उसको बोलेंगे भाई देखो बंदा वेंटिलेटर पे था, आखिरी सांसें ले रहा था, तुमने कहा था नहीं बच जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, देखो अब उसका डेथ सर्टिफिकेट आ गया, बोलेगा हाँ ठीक है अब ले लो तुम एक्सपेंस। क्या बेटा? वो तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो देगा नहीं देगा उसको छोड़ो तुम ना, लेकिन हमने कहा कि अगर तो मर गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है यार, राइट ऑफ हो गया पक्का, रीजनेबल ग्राउंड्स हो गए ना। तो हमने कहा 2022 के अंदर टैक्स वाले को लगता था कि 2 लाख ही बैड डेट है, बाकी 4 मिल जाएंगे, लेकिन मिले कितने? लाख मिले कितने? 2021 में दोनों का डिसएग्रीमेंट था। अकाउंटिंग वाला कहता था, यानी कि फाइनेंशियल वर्ल्ड, अकाउंटिंग वर्ल्ड के अंदर हम कहते थे 6 लाख का बैड डेट है, टैक्स वाले ने कहा नहीं 6 लाख का नहीं, कितने लाख का? कैमरा हिला दिया ना तुम लोगों ने आज, कैमरा हिला दिया ना, नजर नहीं आ रही, ये मसला है ना तुम लोगों से। जरा अहमद जरा एडजस्ट करो इतना कि स्क्रीन आ जाए। हाँ बोर्ड पूरा आ जाए, बोर्ड पूरा आ जाए।
हाँ बिल्कुल ठीक है, और थोड़ा सा करो बेटा, ये वाला पोर्शन ज्यादा आ रहा है, बस उसको उसामा को बुलाना, बस ठीक है मैं अभी सही है, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अच्छा 2 लाख, टैक्स वाले ने कहा भाई हमारे हिसाब से 2 लाख की बैड डेट है, 4 लाख आपको रिकवर हो जाएगा। रिकवर कितना हुआ? रिकवर कितना हुआ? 1 लाख। इसका मतलब सर जब साल गुजर गया तो ये बात तय हो गई कि बैड डेट एक्चुअल में है कितना? 5 लाख। टैक्स वाले को लगता था होगा कितना? 2 लाख, निकला कितना? 5 लाख। तो अब टैक्स वाला भी मान गया कि हाँ है तो 5 लाख, चलो उसके बाद भेज दो, है 5 लाख। टैक्स वाले ने पिछले साल 2 अलाउ किया था, इस साल कितना कर देगा? 3 लाख अलाउ कर देगा। ये बात समझ आती है? अच्छा, तो इसी को समझाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला तरीका समझने का आसान तरीन तरीका यह है कि हमें यह पता होगा कि बैड डेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोनों मुत्तफिक हो जाएंगे, टैक्स वाला भी और अकाउंटिंग वाला भी मुत्तफिक हो जाएंगे। जब 2 साल बाद अमाउंट फाइनल हुई तो हमने कहा, अकाउंटिंग वाले ने अमाउंट फाइनल कर दी है सर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैड डेट एक्सपेंस कितना? टैक्स वाला भी बोलेगा 5 लाख, मान जाएगा, मान जाएगा, वक्त का पहिया घुमा और वक्त साबित कर देगा कि बैड डेट 5 लाख है। टैक्स वाले ने पिछले साल कितना अलाउ किया था, अब कितना कर देगा? क्या बात समझ आती है? तो बेसिकली अब टैक्स ईयर 2022 में हमको इंपैक्ट्स कौन कौन से लेने होंगे? सर ये जो अकाउंटिंग रिकवरी है जो पीएनएल में ऐड हुई हुई है उसे लेस कर देंगे, इसको करोगे पीएनएल में से लेस अकाउंटिंग टैक्सेबल इनकम पे पहुंचने के लिए, और ये नेगेटिव के अंदर है तो जाहिर सी बात है इसको भी क्या करोगे? लेस करोगे। जब इसको भी लेस कर दोगे, इसको भी लेस कर दोगे, तो तुम टैक्सेबल इनकम पर पहुंच जाओगे। क्या बात समझ आती है? अच्छा, अगर इस तरह से याद रखोगे तो बहुत आसान है, लेकिन लॉ की वर्डिंग्स जो मैंने लिखी हुई है ना, वो लॉ की वर्डिंग्स को समराइज किया हुआ है। जो मैंने लिखा हुआ है ना, वो लॉ की वर्डिंग को समराइज किया हुआ है। चाहे तुम इस तरह समझ लो या इस तरह समझ लो, एक ही बात है, लेकिन समझना ज्यादा आसान है, वर्डिंग को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। वर्डिंग में क्या लिखा हुआ है? वर्डिंग में क्या लिखा हुआ है देखो, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट कितनी रिसीव हुई है? 1 लाख, एक्सीड्स इज ग्रेटर देन बैड डेट डिसअलाउड। पहले साल में बैड डेट डिसअलाउ कितना हुआ था? 4 लाख का बैड डेट डिसअलाउ हो गया था, बैड डेट डिसअलाउ, ठीक है। हमने कहा था अमाउंट रिसीव्ड इज ग्रेटर देन बैड डेट डिसअलाउड, नहीं है ग्रेटर का केस नहीं है सर, ये दूसरा वाला केस है। अमाउंट रिसीव्ड इज लेस देन बैड डेट डिसअलाउड, तो लिखा हुआ है शॉर्टफॉल विल बी अलाउड एज डिडक्शन। शॉर्टफॉल कितना है? 3 लाख, 3 लाख इज अलाउड एज डिडक्शन, देख लिया। और अगर पहला वाला केस हो जाए, अमाउंट रिसीव्ड इज ग्रेटर देन बैड डेट डिसअलाउड, अगर ये 3 लाख होता, अगर ये 4 लाख होता, नहीं ऐसा करो कि ऐसा बात सुनो ना, अगर ये बैड डेट डिसअलाउड कितने हैं? 4 लाख, तो ये हो गया 425। अगर रिकवरी इससे एक्सीड कर जाती, अगर रिकवरी इससे एक्सीड कर जाती तो बैड डेट नेट कितना आता? 175,000। हमने कहा फिर सर वक्त का पहिया घूमता और यहाँ पे भी क्या आता? 175,000। जब 175 आता तो हमने कहा सर फिर, ठीक है। अब देखो, अब पढ़ते हैं इसको। अमाउंट रिसीव्ड ग्रेटर देन बैड डेट डिसअलाउड, 4 लाख से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? एक्सेस अमाउंट इज टैक्सेबल, एक्सेस कितना है? 25, वो टैक्सेबल ऐड हो जाए, ठीक है। अब पीएनएल के इंपैक्ट क्या होंगे? इसको लेस और इसको ऐड करें, क्लियर है सबको? ये बैड डेट के अंदर ही एग्जामिनर खेल सकता है, अच्छी एडजस्टमेंट हुआ करती है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये क्लियर हो चुकी है, और इसके अलावा किसी भी टाइम लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ बैड डेट ही मुश्किल था इसमें। लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग मोर देन 3 इयर्स, हमने कहा कोई भी ऐसी ट्रेडिंग लायबिलिटी है, ट्रेडिंग लायबिलिटी से मुराद ऐसी लायबिलिटी जो पैदा हुई है पीएनएल के थ्रू, सिंपल, ऐसी लायबिलिटी जो पैदा हुई है पीएनएल के थ्रू, यानी कि कोई परचेजेस है, अब परचेजेस भी कॉस्ट में जाता है ना, परचेजेस हो गई या इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, ठीक है, या सैलरी एक्सपेंस हो गया,
और एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट कर दी तुमने। एक्सपेंस डेबिट कर दिया लायबिलिटी और उस एक्सपेंस को क्लेम कर लिया। टैक्स वाले ने भी शराफत का मुजाहरा किया और आपको वो एक्सपेंस अलाउ कर दिया। अब आप वो एक्सपेंस पे ही नहीं कर रहे, तो टैक्स वाले ने कहा भाई ज्यादा हम फ्री नहीं करेंगे, आपको सिर्फ 3 साल तक फ्री करेंगे। 3 साल के अंदर अंदर अगर आपने पे नहीं किया तो चौथे साल में क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। Expense allowed required to be paid in 3 years from the end of tax year in which allowed, otherwise add back। और फिर अगर बाद में पेमेंट हो गई तो उसको फिर अलाउ भी कर देंगे। एक्सेप्शंस क्या हैं, लायबिलिटी विच इज नॉट अ टैक्स एक्सपेंस, तो उसमें फिर टैक्स वाला ऐड नहीं कर सकता, ऐड बैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये टैक्स वाला उसी लायबिलिटी को ऐड बैक करेगा जिसका उसने एक्सपेंस अलाउ किया है। जिसका एक्सपेंस अलाउ ही नहीं किया हम टैक्स वाले को बोलेंगे फिर आप अपनी हुदूद में रहिए। एक्सपेंस वाज अगेंस्ट एफटीआर इनकम, और एफटीआर का एक्सपेंस भी टैक्स वाला अलाउ नहीं करता, तो हम टैक्स वाले को बोलेंगे ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं, ज्यादा टांग ही नहीं अड़ाया आप। एक्सपेंस डिसअलाउड, और अगर ऐसा एक्सपेंस जो टैक्स वाले ने खुद ही डिसअलाउ कर दिया तो बाद में फिर ऐड बैक भी करे, तो हम टैक्स वाले को बोलेंगे भाई आप ज्यादा फ्री हो रहे हो, पहले ही आपने डिसअलाउ किया फिर दोबारा ऐड बैक कर रहे हो, तो इतना ज्यादा हम आपको फ्री नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट कॉलम, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अगर कंपनी है तो अक्रूवल बेसिस मस्ट है, अगर कंपनी है तो अक्रूवल बेसिस मस्ट है। अच्छा भाई, इंडिविजुअल या एओपी है तो हमने कहा कैश या अक्रूवल, डिस्क्रेशन है लेकिन रेगुलरली अप्लाई करना पड़ेगा, ऑप्शन है। चेंज, मेथड चेंज किया जा सकता है, जी किया जा सकता है कमिश्नर के अप्रूवल से। अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या है, इनकम इज टैक्सेबल व्हेन ड्यू, एक्सपेंस इज अलाउड व्हेन ऑल इवेंट्स अकर्ड डिटरमिनिंग द लायबिलिटी, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया प्रोविजंस आर नॉट अलाउड। स्टॉक इन ट्रेड, बहुत टेक्निकल बातें आ रही हैं। कॉग्स, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। 3 मेथड्स, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, फीफो एंड एवरेज कॉस्टिंग मेथड। मेथड अगर चेंज करना है तो क्या करो, कमिश्नर की अप्रूवल। अक्रूवल बेसिस है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मस्ट है, कैश बेसिस अकाउंटिंग है तो ऑप्शन है, चाहे एब्जॉर्प्शन अप्लाई करो चाहे मार्जिनल अप्लाई करो। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, उसमें फिक्स ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो फिक्स ओवरहेड्स होते हैं वो भी ऐड हो रहे होते हैं। एम्प्लॉय ट्रेनिंग फैसिलिटीज अगर कोई इस्टेब्लिश हुई भी है, उसको अपने उसमें आपने कोई कंट्रीब्यूशन दिया है तो क्या ये अलाउबल एक्सपेंस होता है? यस सर। टू एनी इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल एस्टैब्लिश फॉर ट्रेनिंग ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, अगर तो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, आपने उसमें कंट्रीब्यूशन दिया है ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स के लिए, तो ये अलाउड होगा। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, इसमें भी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये अलाउ होगा लेकिन विद इन पाकिस्तान हो, और अगर कोई एसेट अक्वायर किया है आपने रिसर्च के लिए तो उसको फिर डेप्रिशिएट करना, वो एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट ऑन डेट का एक्सपेंस अलाउ होगा। लीज, अगर तो लीज है तो लीज रेंटल्स अलाउ होंगे, डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट एड बैक हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के थ्रू अगर एसेट अक्वायर किया हुआ है तो क्या होगा, डेप्रिशिएबल एसेट जॉइंटली ओन्ड बाय टैक्स पेयर एंड इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आईएफआई। टीपी मतलब टैक्स पेयर, आईएफआई मतलब इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अंडर इस्लामिक फाइनेंशियल एग्रीमेंट। बेटे ये कैमरा ना हिल गया था, कि बच्चे ने ठीक किया, तुम देख लो सही है नहीं। एक सेकंड रुक जाओ, अब नजर आएगा तुम्हें, ठीक है। तो हमने इस केस में देखा था क्या होगा, एसेट विल बी ट्रीटेड एज होली ओन्ड बाय टैक्स पेयर, और हमने कहा था फिर डेप्रिसिएशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी अलाउबल टैक्स एक्सपेंस। याद रखना है, कभी आई नहीं एडजस्टमेंट कभी आ सकती है। अच्छा भाई, लॉसेस, लॉसेस में मैंने लिखा है समरी चार्ट को रेफर करो। समरी चार्ट बनाने की मेरी कोई इरादा और नियत नहीं है, मैं सिर्फ ज़बानी रिपीट करूंगा और रिकैप करवा दूंगा आपको। तो लॉसेस को रिकैप कर ले, आ जाओ लॉसेस को रिकैप करते हैं, बहुत आसान है। लॉसेस, लॉसेस के अंदर 3 बातें करने की होती है, 3 बातें। पहली बात, उस हेड में लॉस आ सकता है या नहीं आ सकता। दूसरी बात, उस हेड में अगर लॉस आ गया तो सेट ऑफ किस किस हेड से हो सकता है। तीसरी बात, अगर सेट ऑफ ना हो पाए तो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक हो गई बात? या चलो बना ही लेते हैं।
बना लेना बनाए, तुम लोग इतने सुस्त हो। मतलब बैठे बैठे मजे से घूम रहे हो, सुन रहे हो, फिर भी थक गए हो। यहाँ पे टीचर का खड़े खड़े बोल बोल के बुरा हाल है, उसकी फिक्र नहीं है। अच्छा, हमने कहा हेड ऑफ इनकम से रिलेटेड अगर बातें करनी होती है तो दो बातें हम करते हैं। क्या रिस्ट्रिक्शन ऑन इनकम है, रिस्ट्रिक्शन ऑन गेन। अगर टिक है, अगर मैं टिक करूं तो इसका मतलब नो रिस्ट्रिक्शन, और अगर मैं क्रॉस करूं तो इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑन लॉस। सैलरी, आईएफबी, सीजी, आईएफओएस, बिजनेस इनकम, नॉन स्पेक्यूलेटिव, बिजनेस इनकम, स्पेक्यूलेटिव। एफटीआर में तो लॉस आ ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। अच्छा बेटा, लॉसेस को मैं आमतौर पर इस तरह के चार्ट बना के समझाता हूं, दोबारा से बना रहा हूं, मुख्तसर, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूंगा। क्या सैलरी के हेड में गेन आ सकता है? आ सकता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन गेन, रिस्ट्रिक्शन ऑन गेन का मतलब है कि क्या सैलरी के हेड में जो इनकम आई है, क्या वो दूसरे हेड्स की इमदाद कर सकता है, मदद कर सकता है, उनके लॉस को सेट ऑफ करने में उनकी मदद कर सकता है? हमने कहा नहीं कर सकता, सैलरी के गेन पे रिस्ट्रिक्शन है। क्या सैलरी में लॉस आ सकता है? लॉस आ ही नहीं सकता। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इनकम आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। और सर वो इनकम किसी और हेड के लॉस को सेट ऑफ करने में मदद दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है, तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस आ सकता है? जी आ सकता है। और क्या वो लॉस अपने आप को सेट ऑफ करवाने के लिए किसी और हेड के पास भीख मांगने जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। कैपिटल गेन में क्या गेन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है सर। और कैपिटल गेन क्या दूसरों की मदद कर सकता है, दूसरे लॉसेस की मदद कर सकता है? नो नो, किसने बोला? आहद, पिटाई विटाई हो जाएगी तुम्हारी। गेन, गेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं, गेन। सर आपने जब क्लास में पढ़ाया था तो आपने इधर क्रॉस मारा था, अभी आप इधर टिक मार रहे हैं, तो मैंने ये कॉलम पहले बनाया होगा। ऐसा ही है ना, लॉस का पहले बनाया था मैंने रेगुलर क्लास में। अच्छा बस देखो इधर, गेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है क्या? नो रिस्ट्रिक्शन। कैपिटल गेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन कैपिटल गेन, बात सुनो, कैपिटल गेन आ गया तो वो दूसरे लॉस वाले हेड्स की इमदाद कर सकता है, मदद कर सकता है, खैरात सदकात दे सकता है। लेकिन अगर कैपिटल गेन के हेड में लॉस आ गया तो हमने कहा क्या वो किसी हेड के पास भीख मांगने जा सकता है, मदद के लिए जा सकता है? नहीं जा सकता, क्रॉस मारो। आईएफओएस में, आईएफओएस का गेन भी दूसरों की मदद कर सकता है, अगर लॉस आ जाए तो भीख मांगने भी जा सकता है। बिजनेस इनकम का हेड भी दूसरों की मदद कर सकता है, और अगर लॉस आ जाए तो भीख मांगने जा सकता है। बिजनेस इनकम स्पेक्यूलेटिव, स्पेक्यूलेटिव में गेन आ जाए, दूसरों की मदद करने का जज्बा इसमें भी कुट कुट के भरा है। लेकिन सर इसके अंदर अगर लॉस आ जाए तो ये भी किसी की मदद, सॉरी, ये किसी के पास भीख मांगने नहीं जा सकता। और एफटीआर के अंदर तो लॉस आ ही नहीं सकता, और इसके भी गेन को हम किसी से एडजस्ट कर ही नहीं सकते। अब हमने सेट ऑफ की बात कर ली, कैरी फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। अगर तो आईएफपी का लॉस उसी साल सेट ऑफ ना हो सके तो कैरी फॉरवर्ड होता है? नॉट कैरी फॉरवर्ड। सीजी का लॉस अगर ना सेट ऑफ हो सके, हो सकता है सर, अगर 37 ए है तो C+3, वरना अदरवाइज C+6 years। IFOS नॉट कैरी फॉरवर्ड। बिजनेस इनकम C+6 years, लेकिन अगले सालों में वो सिर्फ बिजनेस इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है। स्पेक्यूलेटिव C+6 years और खत्म। ये ऐसे ही है ना, यही बातें थी, ये लॉसेस था और खत्म हो गई कहानी, खत्म कहानी खत्म, ना खत्म।
इसके अलावा लॉसेस में हमें पता है कि फॉरेन सोर्स इनकम के 6 और हेड्स बन जाता है, ठीक है। और फॉरेन सोर्स इनकम के जो हेड्स बनते हैं, हमें पता है कि फॉरेन सोर्स इनकम का लॉस फॉरेन सोर्स इनकम के उसी हेड से एडजस्ट हो सकता है, उसमें इंटर हेड नहीं चलता। अगर फॉरेन सोर्स का लॉस है तो वैसे तो हम उस लॉस को वेलकम ही नहीं करेंगे, हम बोलेंगे भाई आप जो है वो दूसरे देश के लॉस हैं, तो हम लॉस को तो वेलकम करते ही नहीं है। जेम्स फॉक्नर जैसा बंदा हो तो हम उसको वेलकम करते ही नहीं, तो अपने घर जाओ भाई, क्या ख्याल है? तो लॉसेस को तो हम वेलकम करते ही नहीं। अच्छा, और अगर सर फॉरेन सोर्स इनकम आ गई तो हमने कहा हम खुश दिली के साथ वेलकम करेंगे उसको, फॉरेन सोर्स इनकम को हम वेलकम करेंगे। अच्छा सर, अगर फॉरेन सोर्स लॉस है तो वो फॉरेन सोर्स इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है? हमने कहा हो सकता है उसी हेड से। अगर ना हो सके तो हमने कहा ठीक है 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर दो C+6। अच्छा, क्या पाकिस्तान का लॉस, पाकिस्तान सोर्स का लॉस फॉरेन सोर्स इनकम के हेड से सेट ऑफ हो सकता है? हाँ हो सकता है। यानी कि इनकम को तो हम वेलकम करेंगे ही करेंगे। ठीक हो गई बात? बस ये था लॉस, खत्म हो गया। एओपी की बात कर लेते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस की बात कर लेते हैं। एओपी की टैक्सेशन कैसे होती है? एओपी की टैक्सेशन ऐसे होती है जैसे लिखी हुई है। एओपी की डिविजिबल इनकम, अच्छा देखो डिविजिबल मैंने इसमें बता दिया था, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन आप टैक्सेबल इनकम को ही डिविजिबल इनकम ले लीजिएगा। डिविजिबल इनकम पार्ट ऑफ पार्टनर्स टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पसेस ओनली। अच्छा मैं फिर बता दूं, चूंकि एग्जामिनर और बुक में अब यही ट्रीटमेंट होता है कि वो टैक्सेबल इनकम को ही डिविजिबल इनकम ट्रीट कर रहा होता है, तो हमने भी इस दफा सारे सवाल उसी तरह से सॉल्व किए। सही। यूजेज ऑफ रेट पर्पस टैक्सेबल इनकम। सर वो जो रेट पर्पस टैक्सेबल इनकम है वो क्यों इस्तेमाल होती है, कब कब इस्तेमाल होती है? टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, सुकूक्स, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टैक्स क्रेडिट ऑन एपीएफ। शेयर ऑफ लॉस मेंबर्स के लिए अवेलेबल नहीं होता, एओपी ही उसको कैरी फॉरवर्ड करती है। शेयर ऑफ कंपनीज टैक्सेबल इनकम इन अ जॉइंट वेंचर, हमने कहा ये टैक्स होता है कंपनी के हाथों में, उसके अपने रेट ऑफ टैक्स के ऊपर, ये एओपी के पार्ट पे एओपी के हाथ में टैक्स नहीं होता। और अगर ऐसा है कि विद होल्डिंग टैक्स पेड बाय एओपी, तो कंपनी का शेयर भी कंपनी के हाथों में दे दिया जाएगा। खत्म हुई कहानी। एक और बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का है 14th शेड्यूल। ठीक हो गई बात? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का क्राइटेरिया है मैन्युफैक्चरिंग, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, पर्सन का वर्ड यूज हुआ है तो इंडिविजुअल एओपी कोई भी हो सकते। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और उस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का टर्नओवर 100 मिलियन से 250 मिलियन से लेस है, कितने से? 250 मिलियन से लेस है, तो वो अंडर 14th शेड्यूल टैक्स होगी। ठीक हो गई ये बात? अब उसमें भी 2 कैटेगरीज है। अगर किसी एसएमई का टर्नओवर 100 मिलियन से कम है तो उस पर टैक्स रेट लगेगा 7.5%। अगर एसएमई का टर्नओवर लेस देन 100 मिलियन और 100 मिलियन टू लेस देन 250 मिलियन लिखा हुआ है, ठीक है? लेस देन 250 मिलियन, 100 से 250 के बीच में हो, लेकिन 250 से कम हो तो 15% का टैक्स रेट लगेगा। ये बात याद रख लेना। ठीक होगी ये बात? याद रहेगा?